अब हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में इसको शॉर्ट में ART कहा जाता है। इसमें जिन जिन टेक्नोलॉजीज का हम लोग को जानकारी हासिल करना है उसमें है IVF एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, IVF एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर की जो तकनीकी है इसी को पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में ये दो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, IVF और एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आप सुने होंगे प्रोग्राम। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंतर्गत IVF और एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब ET, ठीक है। तो फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक। और IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, इसमें जाइगोट या एम्ब्रियो जो शरीर के बाहर बनाया जाता है स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से ग्लास में, पेट्री डिश में, टेस्ट ट्यूब में, ये ग्लास के ही बने होते हैं। तो इन विट्रो का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इन ग्लास वेयर। आउटसाइड बॉडी जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और उसके लिए कोई आपको एपरेटस यूज करना होगा, उसमें ग्लास के बने हुए पेट्री डिश होते हैं, गोल सा टेस्ट ट्यूब होती है, यूजुअली पेट्री डिश का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें स्पर्म ओवम का फ्यूजन कराते हैं और उसमें जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। तो फिर जाइगोट को भी वन सेल्ड एम्ब्रियो कहा जाता है। तो जाइगोट या मोर देन वन सेल्ड एम्ब्रियो को फिर हमको ट्रांसफर करना पड़ता है वापस फीमेल के बॉडी में इम्प्लांटेशन के लिए। उसके या तो फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे या तो फिर उसके यूट्रस में डालेंगे, वो भी आगे बताएंगे। तो उसी को एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में भी दो तरह की टेक्निक होती है, एक जिफ्ट होता है और दूसरा होता है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। एक होता है जिफ्ट यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर जो टेक्निक है उसमें दो तरह की टेक्निक का जिक्र है NCERT बुक में, जिफ्ट ZIFT और दूसरा है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर IUT, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है। फुल फॉर्म आप यहां नोट करते चलेंगे। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ये जिफ्ट हो गया। और IUT जो है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो दूसरा ART टेक्निक होता है उसमें एक टर्म आता है गिफ्ट, ये जिफ्ट ZIFT, और दूसरा टर्म आता है गिफ्ट GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर GIFT, ये दूसरा ART है, दूसरा टेक्निक है GIFT। इसमें गैमीट को ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। आगे डिटेल में डिस्कशन होगा, अभी सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये आपको ध्यान रखना है, गिफ्ट। उसके बाद फिर आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, एक और टेक्निक है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी आगे डिस्कशन होगा। तो इसके बाद जो थर्ड ART
जिसका नाम आपको जानना है, जिसका जिक्र एनसीईआरटी बुक में है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में भी आपको जानने की जरूरत है। उसके बाद फिर आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो चौथा जो टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको उसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है AI। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। और इसी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंतर्गत एक टर्म और आता है IUI, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। तो इसी में एक चीज और आप जान लेंगे, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक स्पेशल टाइप है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो जब आप ART की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, तो ये आपको 4 तरह के ART का जिक्र मिलेगा और इन्हीं को हमको डिटेल में पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। अब सबसे पहले हम लोग IVF और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, जो IVF है, जैसा कि आपको मालूम है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका मतलब होता है। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन जो है, नेचुरली फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, उसके एम्पुला वाले पार्ट में होता है, जहां स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो IVF की जरूरत जो है तब पड़ती है जब किसी वजह से फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अब फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो पाता है, उसकी एक वजह हो सकती है कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो, जिससे कि स्पर्म एक साइड से आ रहा है और ओवम दूसरे साइड से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल ही ना पावे क्योंकि बीच में ब्लॉकेज है। तो अगर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं हो पा रहा, तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होगा और इस वजह से IVF कराने की जरूरत पड़ेगी, यानी बॉडी के बाहर स्पर्म और ओवम को पेट्री डिश में रख करके फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। तो उसी को कहा जाता है IVF। कई बार प्रॉब्लम फीमेल में नहीं होती है, मेल में होती है। मान लो मेल का स्पर्म वीक है, वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ओवम तो ओव्यूलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, लेकिन मेल अपना स्पर्म को इंसेमिनेट कर दिया फीमेल के बॉडी में, ठीक है ना, और ये स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पा रहा क्योंकि बहुत सारे स्पर्म डेड स्पर्म है या कुछ ही स्पर्म जीवित हैं परंतु बहुत ही कमजोर है, उनकी टेल डिफेक्टिव है, क्योंकि पूंछ हिलाएंगे उसमें फ्लैशला होता है तभी तो वो पहुंच पाएगा फैलोपियन ट्यूब तक। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मेल में भी होती है या प्रॉब्लम फीमेल में भी होती है या दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम होती है, इस तरह की जिस तरह का हमने जिक्र किया है, तो IVF की जरूरत पड़ती है। तो IVF की जरूरत केवल फीमेल में प्रॉब्लम की वजह से नहीं पड़ती है, मेल में भी प्रॉब्लम होने की वजह से पड़ती है। मेल का अगर स्पर्म वीक है, ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा खुद ब खुद, तो फिर तो कभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा फैलोपियन ट्यूब में। या फीमेल में जो प्रॉब्लम है उसका फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गया है, ट्यूमर हो गया है किसी वजह से, तमाम तरह के फैलोपियन ट्यूब के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस वजह से IVF की जरूरत पड़ती है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का लिटरल मीनिंग होता है फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब या फर्टिलाइजेशन इन पेट्री डिश। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इन ग्लासवेयर। अब ग्लासवेयर में दो तरह के ग्लासवेयर होते हैं, पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब, ठीक। तो उसमें फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कराया जाता है, ठीक। तो ये हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
और इसमें करते क्या है कि इसमें एक पेट्री डिश लेते हैं, ठीक, और पेट्री डिश में आप ध्यान से देखिए ओवम है ये और ये स्पर्म है, ठीक, और इन दोनों का फ्यूजन कराते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर मान लो 2 सेल एम्ब्रियो, 4 सेल एम्ब्रियो, 8 सेल एम्ब्रियो बनता है। तो मान लेते हैं ये 8 सेल एम्ब्रियो बन गया। और यदि एम्ब्रियो इससे भी ज्यादा सेल वाला बन गया, मान लो ये मोर देन 8 सेल एम्ब्रियो हो गया, अब इस एम्ब्रियो को फिर वापस फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसी को एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये आईवीएफ आपको दिख रहा है, और इस आईवीएफ के फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियो बन रहा है। अब ये मान लीजिए ओवम है, ठीक, और ये स्पर्म है, और बाहर पेट्री डिश में ये फ्यूजन कर रहे हैं तो ये जाइगोट बन गया, ठीक। जाइगोट 1 सेल एम्ब्रियो को कहा जाता है। ये मान लो 8 सेल एम्ब्रियो है, 8 सेल एम्ब्रियो मारुला स्टेज, और ये मान लेते हैं मोर देन 8 सेल एम्ब्रियो है, मोर देन 8 सेल एम्ब्रियो है, 8 सेल एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहां होता है? पेट्री डिश में होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में, आईवीएफ के केस में। और वो एम्ब्रियो जाइगोटिक फॉर्म में हो सकता है, 8 सेल स्टेज में हो सकता है, मोर देन 8 सेल स्टेज में हो सकता है। तो जब आईवीएफ करा लिया जाता है, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो अगर एम्ब्रियो जाइगोटिक स्टेज में है या 8 सेल स्टेज तक का है, तो उस केस में फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि इट इज ट्रांसफर्ड टू फैलोपियन ट्यूब। वापस इसको फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, तो उसको जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। तो ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में कौन सा स्टेज एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है? जाइगोट, और जाइगोट से ज्यादा अगर 2 सेल स्टेज है उसको, 4 सेल स्टेज है उसको, 8 सेल स्टेज है उसको, यानी अप टू 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो होगा, अप टू 8 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो होगा उसको कहां डालेंगे? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, और इसी को जिफ्ट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? जिफ्ट कहा जाता है। तो ये जो जिफ्ट टर्म आता है वो इसी के लिए आता है कि जब जाइगोट या 8 सेल एम्ब्रियो को, जाइगोट एंड अप टू 8 सेल एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, तो उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो जिफ्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और इसमें करते क्या है? जाइगोट एंड एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, 8 सेल stage is transferred into fallopian tube या ओविडक्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है, फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो इसी को जिफ्ट कहा जाता है। लेकिन अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना है, अगर वो 8 सेल स्टेज से ज्यादा का स्टेज का हो गया है, यानी मारुला स्टेज से आगे कौन सा स्टेज होता है? ब्लास्टुला स्टेज। तो अगर वो ब्लास्टुला स्टेज में पहुंच गया है, यानी कि 8 सेल स्टेज से ज्यादा स्टेज में पहुंच गया है, हालांकि मारुला भी 16 सेल स्टेज का होता है, तो मारुला स्टेज में ही एम्ब्रियो नेचुरल जब कंसेप्शन होता है, तो आप पढ़े होंगे कि फैलोपियन ट्यूब से जो स्टेज यूट्रस में पहुंचता है वो मारुला स्टेज होता है। मारुला स्टेज 8 सेल भी हो सकता है, 16 सेल भी हो सकता है। तो उस समय वो यूट्रस में रहता है जब 16 सेल हो जाता है। उसके बाद वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होकर के उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब पेट्री डिश में भी अगर 8 सेल स्टेज से ऊपर की सेल होगी तो उसको हमको फैलोपियन ट्यूब में नहीं डालना होगा। कहाँ डालना होगा? यूट्रस में डालना होगा। तो ये जो स्टेज होती है इसको आप ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में, तो ट्रांसफर्ड टू यूटेरस।
और जब आप इसको यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे मोर देन 8 सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज को, तो उसको कहा जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT। तो आपने देखा कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफर दो तरह का होता है, जिफ्ट और IUT। उसमें जिफ्ट का क्या मतलब है बता दिया है, और जो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर है, इसमें क्या होता है, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर में लिखोगे एम्ब्रियो हैविंग मोर देन 8 सेल, एम्ब्रियो हैविंग मोर देन 8 cells is transferred to uterus, तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कह दिया गया। तो आपको यह समझा दिया गया कि IVF का मतलब क्या है और एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब क्या है, और एम्ब्रियो ट्रांसफर में जो जिफ्ट होता है और जो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर है उसका क्या मतलब है। कई बार एम्ब्रियो ट्रांसफर की जरूरत उस केस में भी पड़ती है जब फीमेल का मान लीजिए किसी फीमेल में नेचुरली फर्टिलाइजेशन हो गया फैलोपियन ट्यूब में, वहां स्पर्म और ओवम फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन हो गया, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ, बॉडी के अंदर हुआ, उसको इन वाइवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, अपने नॉर्मल साइट पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहां होना चाहिए वहां होता है, तो उसको इन वाइवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया नॉर्मली, लेकिन आगे यूट्रस उस फीमेल की उस लायक नहीं है कि जिसमें इम्प्लांटेशन हो सके, और कभी भी वो फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उस फैलोपियन ट्यूब से उस एम्ब्रियो को भी ट्रांसफर करके किसी दूसरे फीमेल के यूट्रस में उसको डाला जा सकता है, या फैलोपियन ट्यूब में छोड़ करके फिर वो एम्ब्रियो अपने आप लुढ़कते हुए यूट्रस में पहुंचेगा और दूसरे फीमेल में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। यानी जो बच्चा जिस फीमेल में डेवलप करेगा वो उसकी सरोगेट मदर होगी। जेनेटिकल मदर तो ये थी जहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ था, जिसका ओवम था। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक लिखती है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है, जो ET है, और जिसका दो टाइप हमने जिक्र किया है, ZIFT और IUT, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ही केस में नहीं जरूरत होती है इसकी, बल्कि इसकी जरूरत इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के केस में भी होती है। ऑल्सो नीडेड इन केस ऑफ सम इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, तो कुछ इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के दौरान भी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इन वाइवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है नेचुरल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नेचुरल हो रहा है, नेचुरल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन बॉडी, शरीर के अंदर जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी इन फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन के स्पर्म, मेल के स्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आगे इम्प्लांटेशन में रुकावट है उस फीमेल के। ठीक है, तो अगर किसी फीमेल में इन वाइवो फर्टिलाइजेशन हुआ है लेकिन उसका यूटेरस उस लायक नहीं है कि वो कंसीव कर सके, उसमें इम्प्लांटेशन हो सके, तो उस केस में भी एम्ब्रियो ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। तो इफ फीमेल is unable to conceive even after normal fertilization, ठीक है, तो एक फीमेल में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी अगर वो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है ड्यू टू प्रॉब्लम इन यूट्रस, ड्यू टू प्रॉब्लम इन हर यूटेरस, ठीक है, तो फिर उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो को निकाल करके दूसरे हेल्दी फीमेल जिसका यूट्रस ठीक है या फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, जिससे कि फैलोपियन ट्यूब से लुढ़कते हुए वो कहां पहुंच जाएगा, यूट्रस में, या अगर एम्ब्रियो ज्यादा बड़ा हो गया है फैलोपियन ट्यूब में तो उसको सीधे यूट्रस में डाल देंगे दूसरे फीमेल के। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो टेक्निक है वो सिर्फ IVF के केस में ही नहीं अप्लाई होता है, वो इन विवो फर्टिलाइजेशन के केस में भी अप्लाई होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में नहीं इन्वॉल्व होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन के केस में भी इसकी जरूरत कभी कभी पड़ सकती है।
अब हम गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की बात करेंगे, मतलब गिफ्ट की बात करेंगे। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखिए, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, उसके ओवरी में डिफेक्ट है या हार्मोनल डिफेक्ट है जिससे कि उसका खुद का ओवम नहीं बन रहा है। तो उस फीमेल को अगर मदर बनना है तो एक ही तरीका हो सकता है कि उस के फेलोपियन ट्यूब में किसी दूसरे फीमेल का यानी डोनर फीमेल का ओवम डाला जाए और फिर स्पर्म से उसका फर्टिलाइजेशन हो, उसके हस्बैंड का स्पर्म उसके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाया जाए। तो जब ओवम आप डालेंगे जिस टाइम, उसी टाइम स्पर्म भी चाहिए होगा फेलोपियन ट्यूब में, नहीं तो खाली ओवम डाल देंगे और स्पर्म पता नहीं कब पहुंचेगा, तो ओवम तो एक दिन में मर जाता है। तो इस तरह से गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में सिर्फ ओवम का ही ट्रांसफर नहीं करते हैं, साथ ही साथ जो फीमेल से रिलेटेड मेल है उसका भी स्पर्म का ट्रांसफर कर देते हैं ओवम के साथ साथ, ताकि दोनों का फ्यूजन हो सके फेलोपियन ट्यूब में और जाइगोट बन जाए और आगे का प्रोसेस उस फीमेल में नॉर्मली चलेगा, क्योंकि उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, यूट्रस नॉर्मल है, सिर्फ उस फीमेल में प्रॉब्लम क्या थी, उसका ओवरी में डिफेक्ट था, फॉलिकल्स नहीं डेवलप हो रही थी, हार्मोनल डिफेक्ट था, लेकिन उसको मदर बनना है तो ओवम वो खुद बना नहीं सकती है, तो उसको किसी दूसरे फीमेल से ओवम चाहिए होगा। यानी जो मदर जो बच्चा पैदा करेगी वो जेनेटिकल मदर नहीं होगी, वो सिर्फ बच्चे को अपने वोम में डेवलप किया है उसने, इसलिए वो उसकी मदर होगी। उसको सरोगेट मदर आप कह सकते हैं। हालांकि वो बच्चा को खुद रखना चाहे तो रख सकती है, उसके लिए लीगलिटीज होती हैं, वो दूसरा विषय है। बट अगर एक फीमेल जिसमें खुद का ओवम नहीं बन रहा है तो वो मदर कैसे बन सकती है? वो मदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से बन सकती है जब किसी दूसरे फीमेल से वो ओवम लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर गिफ्ट में क्या होता है कि ओवम फ्रॉम डोनर फीमेल is transferred into fallopian tube of recipient, one who want to be a mother, one who want to be a mother, ठीक है। तो ओवम फ्रॉम अ डोनर फीमेल is transferred into fallopian tube of recipient female, ठीक है ना, recipient female, one who want to be a mother, because the recipient female is unable to ovulate, because the recipient female is unable to ovulate। अब उसकी कोई भी वजह हो सकती है, रेसिपिएंट फीमेल जो है वो ओवुलेशन नहीं दिखा पा रही है, तो फिर उसका एक ही तरीका है कि तो इसमें गिफ्ट किया जाता है, मतलब ओवम एक फीमेल से लेकर के उस फीमेल में डाला जाता है फैलोपियन ट्यूब में। बट यहाँ ध्यान रखेंगे फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए उसी समय ओवम के साथ स्पर्म भी डाला जाता है, तभी तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा उसके हस्बैंड का। तो ओवम तो डालते ही हैं, यहां लिख लेंगे स्पर्म इज ऑल्सो साइमल्टेनियसली ठीक है, साइमल्टेनियसली ट्रांसफर्ड into the recipient female to ensure fertilization, तो फर्टिलाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए खाली ओवम डालने से नहीं काम चलेगा, उसको स्पर्म भी उसी समय डालना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी बुक ये पार्ट नहीं मेंशन करता है, सिर्फ इस पार्ट को मेंशन करता है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। यानी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मेल गैमीट मतलब फीमेल गैमीट और मेल गैमीट दोनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा फेलोपियन ट्यूब में, ताकि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो सके फेलोपियन ट्यूब में।
तो यहाँ प्रॉब्लम ओव्यूलेशन की होती है जब, तब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तभी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किया जाता है, और उसमें ओवम डोनर फीमेल से लेकर के रेसिपिएंट फीमेल में पहुंचाया जाता है उसके फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और साथ ही साथ उस फीमेल रेसिपिएंट फीमेल से जो रिलेटेड मेल है उसका जो हस्बैंड है रेसिपिएंट फीमेल का, उसका स्पर्म भी डाला जाता है, जिससे कि फैलोपियन ट्यूब में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो सके। तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो रेसिपिएंट फीमेल है उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, और बाकी उसमें फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, यूट्रस नॉर्मल है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एआरटी जिसका डिस्कशन करना है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का हमें डिस्कशन करना है, आईसीएसआई। अब देखिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन, ये जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, मतलब स्पर्म को माइक्रो नीडल के मदद से, बहुत ही छोटी सुई होती है जिसको माइक्रो नीडल कहते हैं, उसके मदद से ओवम के साइटोप्लाज्म में घुसा दिया जाता है पूरे स्पर्म को। ठीक है, यानी कि इसमें भी स्पर्म और ओवम को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें भी पेट्री डिश लेंगे, इसमें ओवम लेंगे फीमेल का, बॉडी से बाहर निकालेंगे, और आप क्या करेंगे, माइक्रो नीडल के मदद से, मान लीजिए ही माइक्रो नीडल है, इसको सपोज करिए माइक्रो नीडल है, ठीक है, इसी के अंदर स्पर्म है, इसी के अंदर स्पर्म है, और इसको माइक्रो नीडल के सहारे से स्पर्म को घुसा देते हैं ओवम के अंदर। यानी स्पर्म इज इंजेक्टेड, sperm is injected into cytoplasm of ovum by help of microneedle, तो माइक्रोनीडल के मदद से स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि स्पर्म में उतनी क्षमता ही नहीं होती कि वो ओवम के अंदर घुस जाए, वेरी वीक स्पर्म। तो ये प्रॉब्लम मेल में होती है, यानी इट इज ड्यू टू वेरी वीक स्पर्म, यानी स्पर्म इज अनेबल टू पेनिट्रेट इनटू ओवम। यानी आप कह सकते हैं कि उसमें एक्रोसोमल एंजाइम्स नहीं बन रहे हैं, या उसकी पूंछ जो है वो बहुत ही तेज मूव नहीं कर रही है, मूवमेंट उसमें नहीं है, बहुत ही कमजोर स्पर्म है। नॉर्मल अगर एक मेल अपना स्पर्म वेजाइना में डाल रहा है तो बहुत ही कम स्पर्म पहुंच पा रहे हैं ओवम तक, और वो जब रेशियो स्पर्म के पहुंचने का कम होगा तो पेनिट्रेशन भी कम होगा, इंडिविजुअल स्पर्म में भी ताकत नहीं है। तो उस केस में स्पर्म को निकालेंगे मेल के, ओवम को निकालेंगे फीमेल से, उसके बॉडी से, और फिर पेट्री डिश में ओवम को रखेंगे और उसमें स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे। तो यानी यहाँ भी जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो बाहर हो रहा है। फर्टिलाइजेशन कहाँ करा रहे हैं, बॉडी के अंदर नहीं करा रहे, बाहर करा रहे, यानी यहाँ भी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी ही हो रहा है। तो आईसीएसआई भी एक तरह से आईवीएफ का ही एक टाइप है। तो कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, और यहां भी एम्ब्रियो तो बॉडी के बाहर ही बनेगा ना। अब यहां से फिर एम्ब्रियो बनेगा, अब इस एम्ब्रियो को फिर आप यहां भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको एम्ब्रियो को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो या तो जिफ्ट करेंगे या फिर आईयूटी करेंगे, जिफ्ट करेंगे, आईयूटी करेंगे। तो जो आईवीएफ की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं वो बता चुके हैं। अगर मेल का स्पर्म डिफेक्टिव है या मेल का स्पर्म कमजोर है तो उस केस में भी आईवीएफ किया जाता है, शुरू में ही बताया था आपको। या फिर फीमेल का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है उस केस में, तो मेल का अगर स्पर्म डिफेक्टिव है तो उस केस में मेल के स्पर्म को सीधे ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं, और जाइगोट बन गया, फिर उससे एम्ब्रियो बन गया, या तो फिर उसको फिर ट्रांसफर वापस करना पड़ेगा उस फीमेल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रॉब्लम किस में है, मेल में है।
उसका स्पर्म वीक है तो उसको इंजेक्ट करा करके फिर फीमेल के बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं। सो दिस इज ICSI और हमने आपको गिफ्ट बता दिया। अब हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को समझने से पहले आपको इंसेमिनेशन समझना पड़ेगा। आपको बताया जा चुका है कि जब मेल अपने पेनिस के मदद से नेचुरली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सीमेन को रिलीज करता है वजाइना में, तो उसको इंसेमिनेशन कहा जाता है। उसके लिए पेनिस का इरेक्शन जरूरी है। पेनिस जब तक इरेक्ट नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, तब तक वो वजाइना के अंदर जाएगा नहीं और स्पर्म या सीमेन जिसको कहते हैं वो रिलीज नहीं होगा, क्योंकि सीमेन में दो चीज होती है, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, जब मेल इम्पोर्टेंट होता है यानी कि उसमें पेनिस का इरेक्शन नहीं होता है, फेलियर ऑफ पेनाइल इरेक्शन, तो वजाइना के अंदर पेनिस घुस ही नहीं पाता, जिससे कि सीमेन रिलीज नहीं हो पाता वजाइना में। तो ऐसे केस में उसका सीमेन निकाल करके यानी स्पर्म निकाल करके फिर उसको वजाइना के अंदर या कभी कभी यूट्रस के अंदर आर्टिफिशियली डाल दिया जाता है एपरेटस के मदद से, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये ध्यान रखेंगे आप, आर्टिफिशियल insemination. Artificial insemination is required when male is impotent. ये भी मतलब एक तरह से कहा जाए तो इनफर्टिलिटी का एक कारण है, मेल के इनफर्टिलिटी का कारण है। ठीक, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है लैक ऑफ पेनाइल इरेक्शन, लैक ऑफ पेनाइल इरेक्शन, पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है उसका। ब्लड फ्लो जब पेनिस के अंदर होता है ना, तो पेनिस इरेक्ट होता है, तो कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर कम है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। साइक्लिक GMP का है एक मैकेनिज्म होता है कैसे पेनिस इरेक्ट करता है। आप जब MBBS में आपका सिलेक्शन होगा तब आगे आपको पढ़ाया जाएगा ऐसा। ठीक है, वियाग्रा, लोग टैबलेट लेते हैं वियाग्रा, जो लोग इंपोर्टेंट होते हैं, जिससे कि उनका पेनाइल इरेक्शन हो सके, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है वियाग्रा, इसलिए पेनिस का इरेक्शन होने लगता है। तो बहुत लोग दवाइयाँ लेते हैं पेनिस को इरेक्ट करने के लिए, उसमें सिल्डेनाफिल केमिकल होता है। ये सब चीज़ हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है, यहाँ बस हमने ऐसे ही जिक्र कर दिया बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंसी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तभी की जरूरत पड़ती है जब इंपोर्टेंट होता है मेल। ये मेल में प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो भाई मेल इज इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट का मतलब होता है लैक ऑफ पेनाइल इरेक्शन, और इसके वजह से नो नेचुरल इंसेमिनेशन। तो नो नेचुरल इंसेमिनेशन, नो नेचुरल इंसेमिनेशन, ठीक है, तो इज पॉसिबल। या दूसरा वजह हो सकती है कि इंसेमिनेशन तो कर ले जा रहा है, पेनिस करेक्शन तो हो रहा है, वजाइना में इंसर्ट कर पा रहा है, लेकिन उसमें स्पर्म बहुत कम है, सीमेन विथ लो स्पर्म काउंट, सीमेन मेल विथ सीमेन हैविंग लो स्पर्म काउंट, स्पर्म ही बहुत कम है। तो जब स्पर्म ही बहुत कम है तो पहुंचेंगे भी बहुत कम, या एक भी नहीं पहुंच सकते हैं, सारे रास्ते में मारे जाएंगे। आपको मालूम है जब स्पर्म यूट्रस से होते फलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो बहुत सारे WBC जो यूट्रस के दीवार में पाए जाते हैं वो स्पर्म को खा डालते हैं। तो और एक तो स्पर्म की रफ्तार भी मान लो कम है, तब भी पकड़े जाएंगे, WBC उनको खा लेंगे। तो स्पर्म मैसेकर होता है एक तरह से स्पर्म का यूट्रस के अंदर। एक अगर आप उसको इमेजिन करिए कि बहुत लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और एक जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, किले में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ओवम इज अ किला, और जो यूट्रस की दीवार है वो पूरी पहाड़ी है, उसमें ग्रूव्स हैं और बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, और स्पर्म मिलियंस ऑफ स्पर्म हर तरफ से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस किले में जाने के लिए। लेकिन उस किले में जो जंगले हैं, दीवारों में जो जंगले हैं, उससे भाले लेकर के, तलवार लेकर के लोग उनको मार रहे हैं, तो वो WBC है, उनको खा रही है। तो पूरा एक जबरदस्त मैसेकर चलता है यूट्रस के अंदर जब ये स्पर्म मूव करते हैं। तो इसीलिए मिलियंस ऑफ स्पर्म जब निकलेंगे, रहेंगे स्पर्म काउंट में, तभी उसमें से एक स्पर्म ही ओवम को पेनिट्रेट कर पाएगा। तो जब स्पर्म काउंट ही शुरू में बहुत लो है, हजारों में है, सैकड़ों में है, तब तो एक भी स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। तो उस केस में सीधे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, मतलब यूट्रस के अंदर तक डाल देते हैं, यूट्रस में भी काफी अंदर तक, ताकि मैसेकर कम हो उसका।
वो सर्विक्स के नज़दीक उसको मतलब यूट्रस के अंदर वेजाइना से इंटर करेंगे तो सर्विक्स पड़ेगा, सर्विक्स से इंटर करेंगे तो यूट्रस पड़ेगा, यूट्रस में और ऊपर तक ले जाके छोड़ देते हैं ताकि फैलोपियन ट्यूब वहीं जल्दी उसको मिल जाए। ठीक, तो जब सीमेन में लो स्पर्म काउंट होता है उस केस में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि स्पर्म इज आर्टिफिशियली ट्रांसफर्ड इनटू वेजाइना, स्पर्म इज आर्टिफिशियली ट्रांसफर्ड इनटू वेजाइना। ये तब करते हैं जब इम्पोटेंसी होती है, ठीक है। लेकिन जब लो स्पर्म काउंट होता है तब फिर सीधे यूट्रस में डाल देते हैं और इनटू यूट्रस, उसको कहा जाता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, व्हेन लो स्पर्म काउंट। जब स्पर्म काउंट लो होगा तब कहां छोड़ देंगे, तब यूट्रस में छोड़ देंगे एकदम ऊपर तक, ताकि फैलोपियन ट्यूब के नजदीक वो उसको छोड़ा जाएगा ताकि वो फैलोपियन ट्यूब में इंटर कर सके। तो IUI का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ही एक टाइप होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये कब करते हैं, जब लो स्पर्म काउंट होता है तब, और जब इम्पोटेंसी होती है, इस पेनिस करेक्शन नहीं होता है, तो सीधे वेजाइना में ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस किया है एनसीईआरटी बुक ने अपने लास्ट पैराग्राफ में कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, जिन कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको बच्चे हो जाए, मतलब वो लोग जो लोग औलाद के लिए तरस रहे हैं उनको औलादें हो जाए, पैदा कर लें, उसमें ये हेल्प करता है। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है? एक तो लिमिटेशन ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है। दूसरा, इन टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत जानकारी की ज़रूरत होती है और बहुत इसमें दक्ष लोग, कुशल लोग, ट्रेंड लोग की ज़रूरत होती है। मतलब डॉक्टर्स भी इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, और ऐसे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिनको इन टेक्नोलॉजीज़ में महारत हासिल है वो पूरे भारत में चुनिंदा शहरों में ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो हाईली प्रिसाइज्ड होने के नाते और ये जो फील्ड है इसमें बहुत ही ट्रेंड लोग होने के नाते, एक्सपेंसिव होने के नाते, ये कुछ ही शहरों में आप इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो एक तो पूरे मतलब आप देश में इस तरह के सेंटर्स आप नहीं देखेंगे, बड़े बड़े शहरों में इस तरह के सेंटर्स दिखेंगे। दूसरा, ये हाईली एक्सपेंसिव होता है, तो भारत के हर लोगों की क्षमता नहीं होती है, बे औलाद लोगों की, कि वो इन सेंटर्स तक जा सकें और उसका जो खर्च है वो बियर कर सके। तो ये सब लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पाती है, ठीक है। इसमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक कपल जिसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, अब उसको गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी थोड़ी नहीं देगी कि तुम आओ और बच्चा पैदा कराओ और हम तुमको इसके लिए सब्सिडी देंगे, नहीं, ठीक है। तो इसलिए गरीब है या जिसके पास पैसा नहीं है वो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और चूंकि ये चुनिंदा शहरों में होता है तो सब लोग उन शहरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोग मानते हैं कि बच्चे भगवान की देन है, नेचुरल चीज़ है बच्चा पैदा होना। तो अगर हम ज़बरदस्ती बच्चा पैदा कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर कोई डिफेक्ट है, मेल या फीमेल में कोई डिफेक्ट है, तो उसको मान लेते हैं कि भगवान ने ये नियति आपकी दी है, तो आप ज़बरदस्ती बच्चा पैदा क्यों कर रहे हैं। जब आपको भगवान ने आपको एक ये इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया है, पुराने कर्मों का फल दे दिया है, तो आप बच्चे के लिए मत जाइए। तो एक तरह से इसको सोशल इशू, इमोशनल इशू, रिलीजियस इशू बना करके मतलब ये भी डिटर करता है कि लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो यानी ये डेटरेंट होते हैं ये सारे फैक्टर्स, रिलीजियस इशू, सोशल इशू, इमोशनल इशू,
ठीक है, कि अरे भाई एक टेस्ट ट्यूब बेबी है तो नेचुरल बेबी थोड़ी ना है, तो उसको अगर दुनिया में किसी को पता चल जाता है तो टेस्ट ट्यूब बेबी है तो अद्भुत है ना, थोड़ा सा लोग उसको अजीब नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं, तो अननेचुरल है, नॉर्मल नहीं है, इसमें आगे चल करके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह का एक स्टिग्मा लग जाता है, क्योंकि भारत की जो सोच है, ये हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता है, कम होता है, भारत के मुकाबले कम होता है। तो एनसीईआरटी बुक इस चीज़ को जिक्र करने से नहीं हिचकी है, उसने बताया है कि देयर आर इमोशनल इशू, सोशल इशू, रिलीजियस इशू, जो कि डिटर करता है लोगों को ये काम करने से, कि इसकी मदद लें अगर जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक इशू ये हो गया। दूसरा, लोग पास पैसे का इशू है, पैसा ही नहीं इतना होता कि अगर वो चाहे तो ART करा सकें। शहरों में हर जगह बड़े बड़े डॉक्टरों से मिल सके, एक तो वैसे भी बड़ी लाइनें लगी रहती हैं, भारत में बहुत बेऔलाद लोग हैं, नंबर ही आते आते बहुत समय बीत जाता है, तो ये सब भी एक इशू है। चलिए, लेकिन एक पहलू ये भी है कि भारत में कोई ज़रूरी नहीं कि जो बेऔलाद लोग हों वो अपना ही बच्चा पैदा करने की कोशिश करें, ठीक है। उनको तो बच्चा चाहिए ना, बच्चे को पालने का जो सुख होता है, बच्चे को पढ़ाने का सुख होता है, बच्चे के साथ एक जीवन बिताने का सुख होता है, उसको वो जीना चाहते हैं। तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो उन्हीं का बच्चा हो तो ऐसा करेंगे। भारत में ऑर्फन, ठीक है ना, और एक तरह से अनाथ बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है भारत में, ठीक है ना। और डेस्टिट्यूट जो बच्चे होते हैं, बेसहारा बच्चे होते हैं, उसको डेस्टिट्यूट टर्म दिखा है एनसीईआरटी बुक में। तो ऑर्फन जो होते हैं, अनाथ जिनके माँ बाप नहीं है, डेस्टिट्यूट जिनके माँ बाप रहे होंगे या छोड़ दिए उसको, ठीक है ना, कि मैं तुमको नहीं पालूंगा, पैसा नहीं है, गरीबी की वजह से बेच दिए बच्चों को, ऐसा भी आप सुनते हैं। तो बेसहारा बच्चों को, अनाथ बच्चों को भी गोद लिया जा सकता है, एडॉप्ट किया जा सकता है लीगल तरीके से, और उनको अपने बच्चों जैसा पाला जा सकता है। और ऐसा जब आप करेंगे तो उन बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा, और जिनको माँ बाप की ज़रूरत है उनको माँ बाप मिल जाएंगे, और जिनको बच्चों की ज़रूरत है उनको बच्चे मिल जाएंगे। तो ART कराना खराब नहीं है, बट ART का एक सब्स्टिट्यूट तो ये भी हो सकता है कि आप अनाथ बच्चों को गोद ले लीजिए, आप बेसहारा बच्चों को गोद ले लीजिए, जो ऐसे कपल जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे का कम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा। तो ये एनसीईआरटी बुक ने अपने लास्ट पैराग्राफ में समझाने की कोशिश किया है। हम लोग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल पर जिक्र करेंगे। देखिए, बर्थ कंट्रोल का जिक्र तो हमने पहले कर ही दिया है। अब थोड़ा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में जो एनसीईआरटी बुक में 2-3 पैराग्राफ लिखे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी बुक में जो मेंशन्ड है कि इन द लास्ट सेंचुरी एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स इम्प्रूव्ड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, यानी दुनिया भर में जो लास्ट सेंचुरी गई है उसमें आप देखेंगे कि हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, और उससे लोगों का जीवन स्तर जो है वो अच्छा हो गया है, ठीक है। खासकर जो आप कह सकते हैं जो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलॉन्ग विथ बेटर लिविंग कंडीशन ने एक तरह से पॉपुलेशन को के ग्रोथ को मतलब एक तरह से उसकी ग्रोथ को काफ़ी बढ़ा दिया है। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हुआ है। एक तरह से कहा जाए कि लोग कम मर रहे हैं, पैदा ज़्यादा हुए हैं, तभी तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ माना जाएगा। निगेटिव का मतलब जब मरते लोग ज़्यादा हैं, पैदा कम होते हैं, तो निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, यानी पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। तो जो लास्ट सेंचुरी में लगभग हर फील्ड में जो उत्थान हुआ है उससे लोगों का लिविंग कंडीशन बढ़ा है, ठीक। और दूसरी जो चीज़ है कि खासकर जो हेल्थ सेक्टर में जितना सुधार हुआ है और जो लोगों के जीवन का स्तर बढ़ा है, उसके कारण एक एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट आया है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर। तो एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट क्यों आया है? तो ये आया है बेटर लिविंग कंडीशन के वजह से और हेल्थ सेक्टर में सुधार की वजह से। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज किया, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू एक रीजन है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो बहुत बेटर हो चुकी हैं, और दूसरा लोगों का लिविंग कंडीशन बहुत अच्छा हो चुका है। लिविंग कंडीशन मतलब वो कमाने लगे हैं, बच्चों को खिलाने लगे हैं, पढ़ाने लगे हैं, तो ये कहने का मतलब है। तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से, इंक्रीज्ड हेल्थ
फैसिलिटीज के वजह से, और दूसरा मतलब आप कह सकते हैं एक अच्छे लिविंग कंडीशन के वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बेटर लिविंग कंडीशन की वजह से। तो बेटर लिविंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन की वजह से, ठीक है। और ये आप जो भी कुछ ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लास्ट सेंचुरी, और ये जो एक्सप्लोसिव इंपैक्ट जो आपको दिखा है, आप ये लास्ट सेंचुरी में, ठीक है, लास्ट सेंचुरी में आपने इसको ऑब्जर्व किया है। लास्ट सेंचुरी मतलब जिस सेंचुरी में आप चल रहे हैं, इससे जो पीछे से जो सेंचुरी चली आ रही है, दैट इज लास्ट सेंचुरी, ठीक है। और ऑलराउंड जो डेवलपमेंट हुआ है वो वेरियस फील्ड्स में हुआ है। तो खासकर इन दोनों फील्ड्स, देखो जब हर फील्ड में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, लिविंग कंडीशन बढ़ जाएगा, और उसमें भी खासकर जब हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो जाएंगी तब तो और मोर्टेलिटी रेट खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए एक्सप्लोसिव इंपैक्ट तो पड़ना ही है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, ठीक। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि इसको कुछ डेटा से एनसीईआरटी बुक ने समझाने की कोशिश की है। जैसे एनसीईआरटी बुक ने बताया है कि जो दुनिया में जो पॉपुलेशन थी, आप कह सकते हैं 1990 में, वो लगभग 2 बिलियन थी। एक डेटा दिया गया है, उसको आप ध्यान से समझिएगा कि दुनिया में अगर आप देखें इन वर्ल्ड, तो 1990 आई फील, हाँ 1990 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, ठीक है, पॉपुलेशन, ये ईयर है समझिए, ठीक है। तो 1990 में दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 2 बिलियन। 2 बिलियन का आपको मिलियन में कितना हो जाएगा? अरे 3 जीरो लगा दो 2 के आगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप मेंशन कर लेंगे 2000 मिलियन, तो इसी को 2000 मिलियन कहेंगे। तो मिलियन आप पढ़ते 10.6 होता है, 2 इंटू, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया 2 बिलियन, तो मिलियन होता है 10⁻6, बिलियन होता है 10⁻9, ठीक है। तो 1990 में जो पॉपुलेशन थी दुनिया की वो 2 बिलियन थी 1990 में, और यही 10 साल बाद, ओनली 10 आफ्टर 10 इयर्स, मतलब 10 साल बाद क्या होगा? 1990 में 10 जोड़ोगे तो 2000, ईयर 2000 में ये जो 2 बिलियन पॉपुलेशन है ये 6 बिलियन के आसपास हो गई। कितनी हो गई? 6 बिलियन, 6 बिलियन। आप सोचिए ये एक्सप्लोसिव इंपैक्ट हुआ कि नहीं? मात्र कितने सालों, कितने सालों? 10 सालों। तो जहां आबादी 2 बिलियन थी वहां पूरे दुनिया की आबादी कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई। और इसके बाद फिर 1990 हो गया, उसके बाद फिर आप देखेंगे 2011 में जो पॉपुलेशन थी, जो 2011 में जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो हो गई 7.2 बिलियन, 7.2 बिलियन। तो आप देखेंगे कि जो दुनिया की पॉपुलेशन, ये एनसीईआरटी बुक में डेटा लिखा है, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। तो 1990 में जो आबादी थी वो 2 बिलियन थी, सन 2000 में जो आबादी हुई वो 6 बिलियन हो गई, और 2011 में जो आबादी थी वो 7.2 बिलियन हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि आप यहां देख रहे हैं 1990 से 2000 के बीच में ये जो 10 साल है इसमें आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है। और 2000 से 2011 में 11 सालों में आबादी उतनी नहीं बढ़ी है भाई। ये गैप देख रहे हो 4 बिलियन का है, और ये गैप देख रहे हो 1.2 बिलियन का है। तो ये एक चमत्कारिक रूप से जो ग्रोथ रेट है वो कम होते दिख रहा है। ये बात समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही क्लियरली ये डेटा जो एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा है। कई बार ये फील होता है कहीं ये डेटा गलत तो नहीं है, ठीक है, वो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा का कोई ठिकाना नहीं हो सकता है, ये 1950 हो 90 हो, क्योंकि ये पुराना डेटा है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक डेटा है, सो आई हैव टू डिस्कस दैट। तो फिलहाल जो गिवन डेटा एनसीईआरटी बुक का है वो तो यही समझा रहा है। अब इसके बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन, अब इंडिया का जैसे विनवर्ड कंपैरिजन कर लिया, अब इन इंडिया देख लीजिए, इंडिया के बारे में जो डेटा दिया हुआ है
उसमें ये है कि इंडिया को हम मानेंगे कि अंग्रेजों का भारत पर राज रहा, तो भारत जब अंग्रेजों के चंगल से आज़ाद हुआ, जब स्वयं अपना शासन शुरू किया, इंडिया के लोगों ने अपना खुद का राज शुरू किया, तो जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, उस समय इंडिया की पॉपुलेशन अबाउट 350 मिलियन थी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन के आसपास थी, ठीक है, 350 मिलियन के आसपास थी। और वहां से लेकर के जब हम ईयर 2000 में पहुंचते हैं, यानी ईयर 2000 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो लगभग 1 बिलियन हो गई। कितनी हो गई? 1 बिलियन हो गई, 1 बिलियन हो गई। और मई 2011 तक आते आते जो इंडिया की पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन हो गई, 1.2 बिलियन, ठीक है। तो इन इंडिया के डेटा को देखते हुए हमको ये नहीं लगता कि ये 1990 होगा, वहां 2 मिलियन पॉपुलेशन थी और फिर 2000, इन 10 सालों में ये इंक्रीज हुआ होगा। डेफिनेटली देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस डेटा। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा। हो सकता है ये सन 1900 हो, सेंचुरी की शुरुआत हो, उस सेंचुरी का ये एंड हो, तो आई फील कि ये 1900 होना चाहिए, ठीक है। और 1990 है और ये 2000 है, तब तो इसको आप चमत्कार मानिएगा। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, तो एक लाइन में नेट पर डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा, बट आप भी कुछ करिए और व्हाट्सअप हमको करिए इसका, ठीक है, कि क्या सही होगा, क्या ये 1900 है कि 1990। मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो 1990 लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे भी सोचो यार, इस 10 साल में अगर ये 4 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इंडिया तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे दुनिया में आफ्टर चाइना। ऑलमोस्ट तो चाइना को क्रॉस कर जाएगा 20-30 साल में, ठीक है ना। तब तो इंडिया का ट्रेंड तो उतना नहीं दिख रहा है। इंडिपेंडेंस के समय यानी 50-70 साल में 350 मिलियन से 1.2 मिलियन ही हो पाया है, बिलियन ही हो पाया है। तो ये डेटा खासकर जो 1990 का ये जो डेटा है और ये जो डिफरेंस है, इस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है और आपको भी नहीं होना चाहिए। अगर और ऐसा है तो सिर्फ चमत्कार मानिए इसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ है छिपा हुआ। तो ये अगर आप फाइंड आउट करते हैं मुझे व्हाट्सएप पर दीजिए, ये काम आपके लिए हमने छोड़ा है। 12 जो एनसीईआरटी बुक का डेटा है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ईयर 2000 में 1 बिलियन और इंडिया में मई 2011 में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है।